तो ये सब पॉजिटिव चीजें देख के ही मैंने इस शादी में मैं इतनी खुश थी कि बहुत ही अच्छा हो रहा है। मतलब मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर डैडी मम्मी को बर्डन नहीं है, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। क्योंकि इसके पहले वाला हमारा ताई के साइड का अक्का के टाइम का एक्सपीरियंस अलग था, क्योंकि अन्ना को पूरा शादी करना पड़ा था, तो उनको मुझे खर्चे नहीं देने थे। तो ये एक हो गया, तो फिर फाइनल हो गया और 9 मार्च 1988 को मेरी शादी हो गई। बट वो शादी के बाद मेरे को इमीडिएटली हमारा कुछ 4-5 दिन में सत्यनारायण पूजा वगैरह वो सब रहता है, वो सब हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे इटसेल्फ मेरे को उसने दौड़ाया, जाओ अभी तुम्हारा एक दो दौड़ाया। हाँ, तो फिर मेरे साथ मेरा देवर आया, देवर ने मुझे छोड़ दिया थाना में आके, क्योंकि मेरे को इतना ट्रैवलिंग था, लेकिन फिर भी माहिम और वो सब एरिया से इतना कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। तो देवर ने मुझे छोड़ा। मेरा एग्जाम सब कंप्लीट होने के बाद फिर मैं वापस गई। उधर से एक्चुअली लाइफ का जो बुरा पिक्चर है वो शुरू हो गया, क्योंकि हम शादी करके एक जगह में जाते हैं तो इतनी उम्मीद रहती है हमको कि अभी मेरे लाइफ इज एकदम मजा आएगा, सब कुछ मिलेगा जो मुझे मिलने वाला है, ऐसा। क्योंकि अपना पर्सनल अपना कोई साथीदार जो हमारे साथ रहने वाला है, उसके साथ टाइम बिताना वो हमारे लिए ही है, ऐसा सोच के हम जाते हैं। तो लगता है कि अब तो मेरा लाइफ बहुत बढ़िया है। बट उधर से बहुत बढ़िया का गया सब 12 के बाद। तो शुरू से ही मेरे पति मेरे से थोड़े डिस्टेंस मेंटेन करके रहते थे, तो भी मुझे लगता था कि ये एक्चुअली ना उस जमाने में हम लोगों को माँ बाप ने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर होने नहीं दिया है। इवन हम लोग मैगजीन भी पढ़ते थे तो मम्मी को पसंद नहीं आता था। मतलब मम्मी खुद कादम्बरी वगैरह पढ़ती थी, कादम्बरी डिसेंट होता है। फिल्म फेयर वगैरह जो मैगजीन है या वैसे वाले मैगजीन में कुछ कुछ अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ने के लिए हमारे मम्मी की मनाही थी। और वो सब नहीं मालूम हमको, बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है कि मैरिज एग्जैक्टली क्या है, ये हमको समझता ही नहीं ना। एट द एज ऑफ 18 मुझे बहुत कुछ नॉलेज ही नहीं था। और मेरे दोस्त भी बहुत कम थे, बिल्डिंग के जो फ्रेंड थे वो, प्लस कॉलेज में भी मतलब शेयरिंग पता नहीं था कभी कि अरे हमको कुछ तकलीफ है तो मैं ज्यादातर मेरी बातें ताई के साथ शेयर करती थी। बहुत ज्यादा, जब भी कुछ भी बोलना है तो मैं ताई के साथ शेयर करती थी। तो और उसमें हुआ कि शादी हुई तभी ताई मेरे साथ नहीं थी। हाँ, तो मैं शेयर करूँ तो किसको करूँ, ऐसा हुआ मुझे। और मेरी बाकी बहन बहुत ही छोटी थी। माधवी और मनीषा तो बहुत ही छोटी थी, तभी वो 13 साल की और 15 साल की दोनों होंगी। तो फिर मैं बर्दाश्त करते गई, उसने इतना डोमिनेट करना शुरू किया। माधुरी से बोलना चाहिए क्या? No problem. Relax and you can tell. हाँ, तो शुरू में ही ऐसा हुआ कि मेरी एग्जाम हो गई। एग्जाम होने के बाद मैं वापस चली गई वहाँ पे। उसके बाद हम लोग एक्चुअली रिजर्व कोटा में आते हैं। तो मेरे डैडी ने हम लोगों को किसी ने को भी रिजर्व कोटा के हिसाब से कॉलेज स्कूल में एडमिशन नहीं लिया था। हमने कहीं कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं डाला था। डैडी को कोई प्रॉब्लम नहीं था तुम पैसा देके मैं कॉलेज पढ़ाऊँ तो, लेकिन इसका ऐसा था कि तुमको कास्ट सर्टिफिकेट लाना ही है। देखो अभी मुझे शादी के टाइम बोला गया, दहेज का प्रेशर नहीं था, किसी चीज का प्रेशर नहीं था, बट कास्ट सर्टिफिकेट इस तरीके से मेरे ऊपर ये किया कि तुमको कास्ट सर्टिफिकेट लाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके घर में आना, अदरवाइज नहीं आना। अच्छा, इसका क्या फायदा था उनको? इसका फायदा ऐसा था कि कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से हमको इजीली जॉब मिल सकता है।
अच्छा। सरकारी नौकरी मिल सकती है, ये रीजन था उसका। शायद उसका इंटेंशन बुरा नहीं था, उसका इंटेंशन बुरा नहीं था, पर उसका जो तरीका था वो गलत था। उसने मुझे अच्छे से समझा के कन्विंस नहीं किया था कि क्यों चाहिए, क्या चाहिए ऐसे। तो उसके बाद जब मेरे को उसने बोला कि कास्ट सर्टिफिकेट लेके ले जाओ, तब मैंने उसको क्या बोला कि था, हाँ उसने मुझे पता है कि तू मेरे दोस्त के साथ कल थाना चली जा। दोस्त के साथ? हाँ, वो जब कभी ये मई 1988 की बात है, मेरे दोस्त के साथ थाना चली जा। तो मैंने बोला कि दोस्त के साथ क्यों जाऊं, वैसे तो मैं अकेले ही जा सकती हूँ। अभी मैं शादी करके मैं आई हूँ, अभी जा रही हूँ, तो आइदर तुम मेरे साथ आओ और मेरे माँ बाप को जो भी है बताओ, और फिर मैं बाद में आने के टाइम तुमको बुलाऊंगी, या मैं अकेले आ जाऊंगी। पर दोस्त के साथ जाना मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग था। तो फिर मैंने बहुत उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, मतलब ये प्रीवियस डे ही ये इसके ऊपर बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुआ। तो हमारा जो घर है ना 1 BHK, 1 बेडरूम, छोटा सा किचन था। तो हमारे इधर 3 कपल थे जॉइंट फैमिली में। तो बड़ी वाली जो थी वो बेडरूम में ऑक्यूपाई करती थी, दूसरी वाली थी वो किचन में रहती थी, रात को सोने का प्रोविजन। और मेरे लिए तो मैं जस्ट नहीं आई हूँ, तो मैं तो थाना में रहना था, मुझे उसने बोला था 1 साल तुमको थाना में रहना है। लेकिन जब मैं उधर जाती थी तब मैं किचन में सोती थी, मैं और मेरा पति। तो मैंने जब उससे आर्ग्यूमेंट्स किया कि मुझे कल अकेले जाने दो, या तो तुम मेरे साथ आओ, पर मैं किसी दोस्त के साथ नहीं जाऊंगी। तो फिर इतना सब होने के बाद मैंने हुआ थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स, तो वो उठा और सीधा हॉल में जाके अपना तकिया लेके सो गया। तो फिर सुबह फादर इन लॉ ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बताया कि वो मुझे दोस्त के साथ जाने के लिए जबरदस्ती कर रहा है, और मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जाना है तो मेरे पति के साथ जाना है, नहीं तो मैं अकेली जाऊंगी, और मुझे दोस्त के साथ नहीं जाना है। तो उसके डैडी ने उसको बहुत सुनाया कि तू ऐसा नहीं कर सकता, तेरी बीवी है, तेरे को उसको छोड़ने जाना चाहिए, ऐसे दोस्त को कैसे बोलता है जाने के लिए। तो उसने उधर कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, वो सीधा बोला चल चल मेरे साथ। और हम लोग निकला, दादर स्टेशन में आया, दादर स्टेशन पे मेरा टिकट निकाला, उसका तो पास था क्योंकि वीटी में वो जॉब करता था। मेरा टिकट निकाला, टिकट हाथ में थमा दिया और गंदा गाली देके बोला जा अभी, और आने का तो सीधा कास्ट सर्टिफिकेट लेके ही आने का, मैं नहीं आने वाला तेरे साथ हर फालतू चीज के लिए, आने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो आया नहीं। तो ये जो एक था ना माधुरी, वो मेरे लिए एक्चुअली हिंट था बेसिकली, कि तभी मुझे डिसीजन लेना चाहिए था, है ना। हाँ, लेकिन हम लोग सोचते हैं शायद ये ठीक हो जाएगा। हाँ यही में। हाँ, और दूसरा क्या था कि शायद ये अपने अच्छे के लिए कर रहा है। मैं हमेशा ना निगेटिव चीजें छोड़ती थी और उसको पॉजिटिव तरीके से लेती थी। तो भी मुझे उस दिन वो बहुत तकलीफ हुई, और मैं ट्रेन में बैठी लेडीज कंपार्टमेंट में। वो लेडीज कंपार्टमेंट में जब से मैं बैठी, आंख में से मेरा पानी ही नहीं रुका, और इतना मतलब मेरा क्या हुआ है लाइफ का, मैं अपने आप को सवाल पूछ रही थी। अच्छा। और आजू बाजू की शायद लेडीज देख भी रही होगी तभी मुझे, पर अभी कंट्रोल नहीं क्या कर सकते ना। तो उसके बाद में हम लोग मैं उतरी ऑटो के लिए, तो इतना ज्यादा पैसा वैसा नहीं था, भाग भाग के घर के बिल्डिंग के नीचे स्टेयरकेस में मेरे को हमारी एक नेबर है संगीता बहिनी मिली। और वो संगीता बहिनी, अरे माया लग्नानंतर आलीस, कशी आहेस, काय आहेस, ऐसा उसने एक्साइटमेंट में मुझे पूछा। मेरे को बोलने को नहीं आ रहा था।
मी मस्त है ऐसा बोला मैंने, आंख नीचे करके मी मस्त है ऐसा बोला। और रोना शुरू। और मैं भाग भाग के चढ़ के ऊपर गई तो घर के अंदर मम्मी बैठी थी और मेरी ताई जो है उसकी सास आई हुई थी और मेरी एक आत्या है, सातपुत आत्या। तीनों कप्पे मार रहे थे ऐसे ही जमीन पर बैठ के। और मैं एंट्री जो किया ना मुझे, मैंने लाइफ में इतना कभी रोया नहीं होगा। अभी एक्चुअली मुझे रोना नहीं चाहिए पर मेरी मम्मी की याद आती है मुझे। तो मैं मम्मी के गोद में जो गिर गई तो मैं रो रही थी। ताई की सास भी रो रही थी, आत्या भी रो रही थी, कोई किसी से कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं। और आधा घंटा तक ये सब होने के बाद फिर मैंने मम्मी को बोला कि मुझे कास्ट सर्टिफिकेट लाने के लिए भेजे। लेकिन मम्मी का ना एक उसूल था, उसने हमेशा बचपन से हमारे ऊपर वो इम्पोज किया है कि शादी करके जाओ ना, अगर झगड़ा करके आओगे ना घर में तुमको एंट्री नहीं है। अच्छे से आओगे ना खुशी खुशी तो तुम लोग आ सकते हो। अच्छा। बट मैंने मम्मी को बहुत कन्विंस किया कि मैं झगड़ा करके नहीं आई हूँ। और जब जो मेरा अपीयरेंस था उससे उसको इनसिक्योर लगा था मम्मी को। तो मम्मी को बोला मुझे आज कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भेजा है तो मुझे कलेक्टर ऑफिस में वगैरह सब जाना है। तो मैं इमीडिएटली तैयार होके भागी भी वो कलेक्टर ऑफिस में, उधर एप्लीकेशन दिया पर वो बोले कि 1 हफ्ता तो लगेगा आपको ये मिलने को। तो फिर मैं वापस आई तब मम्मी ने इमीडिएटली डिसाइड किया कि इसको वापस उसके घर पे छोड़ना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि झगड़ा करके आई। मैंने बोला नहीं, उसने बोला है कास्ट सर्टिफिकेट लेके ही आना, कोई कुछ घर का बोलेगा तो मैं बराबर करेगा पर तेरा कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इम्पोर्टेंट है, वो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि वो चाहता था कि मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपनी रजिस्ट्रेशन करूं और अच्छा जॉब मिलाऊं। अच्छा। तो इसलिए वो इंसिस्ट कर रहा था। तो वो बोला था कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर घर वाले कुछ तकलीफ देंगे तो मैं हूँ, उतना उसने वो दिया था मुझे एश्योरेंस। लेकिन मम्मी मानने को ही तैयार नहीं। तो फिर शाम को फिर आत्या और मम्मी तैयार होके मेरे को वापस माहिम छोड़ने के लिए आ गए। अभी जब तक मम्मी थी सब ठीक था। मम्मी घर पे वापस जाने के लिए निकली और रात को जब सोने का टाइम आ गया इसने बहुत तमाशा किया। अच्छा। कि तेरे को बोला था कि तू कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना है, तो ऐसे कैसे आ गई? मैं बोला ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन तो दिया है ना। तो 1 हफ्ते में मिलेगा। हाँ, तो तभी मैं जाऊंगी। नहीं, तू लेके आने का था ना, तेरे को इतना इधर आने की घाई क्या है? बोला मैं नहीं, मेरी मम्मी ने जबरदस्ती किया आने के लिए। कभी भी उसने मुझे, जब तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलता उसने मुझे सुकून से, वो तो मुझसे बात ही नहीं करता था बेसिकली, कभी भी बात नहीं करता था। जॉइंट फैमिली में थे तभी मुझे लगता था कि ये सब लोग इतने हैं तो उनके रिस्पेक्ट के कारण ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बीवी के पीछे पीछे जाता है, उस वजह से इसका ऐसा बिहेवियर होगा। और मैं कहीं पे भी, अभी जॉइंट फैमिली हम लोग बहुत मस्ती करते थे, माहौल अच्छा रहता था, ऐसा नहीं कि एकदम ही प्रेशराइज था, माहौल अच्छा रहता था। हम लोग पत्ते खेलते थे, सभी के साथ मैं फ्रेंडली थी। इंस्टेड ऑफ माई हस्बैंड सभी लोग के साथ में अच्छी थी। तो वो लोग खाना पीना, इवन तभी मेरे को याद है कि उन लोगों ने खाने पीने के मामले में भी, मैं सबसे लास्ट हूँ, छोटी हूँ, तो जब पंगत खाने की बैठती है तो मुझे बोलते थे कि तू पहले खाना खा ले। ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं था, इतना भी टॉर्चर वैसा नहीं। काम बहुत था, बहुत करवाया तभी ऐसा, क्योंकि 18 लोग थे तो मुझे ही लगता था कि ये दोनों इतना काम करते, मैं कौन स्पेशल ऊपर से गिरी हूँ, मुझे भी तो करना ही। तो मैं बहुत एक्चुअली जो मैं पॉलिश्ड हुई हूँ ना,
वो जॉइंट फैमिली में हुई। तो जैसे बिग बॉस के घर में रह के लोगों को अलग अलग तरीके के लोगों के साथ हम रहते हैं, तो हमको कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो इतने लोगों के साथ रह के मैं बहुत मैच्योर हो गई। क्योंकि 18 साल में उतनी भी अक्ल नहीं रहती है, उधर मैं 5 साल रही तो। लेकिन ये जो मेरे पति थे, उसके साथ मेरा बिल्कुल ट्यूनिंग नहीं जमा था, क्योंकि बातें नहीं होती थी हमारी, कभी भी बातें नहीं होती थी। बस कभी मुझे याद ही नहीं ऐसी कोई एक भी टाइम की इतना हम लोग एक दूसरे के लिए कुछ स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम और बात करने में इंटरेस्ट है वगैरह, ऐसा कुछ याद ही नहीं है मुझे। बट वो दिल्ली में उसकी ट्रांसफर हो गई। तब भी मैं दिल्ली में आना चाहिए ऐसा उसने कभी इंसिस्ट भी नहीं किया था, पर मुझे लगता था कि मुझे मेरे पति को मिलना है। तो 1988 में जब 89 में मेरी बीकॉम की एग्जाम थी, उस दौरान मेरा इधर बीआरसी का भी सभी चीज एक साथ आ गई थी। बीकॉम की एग्जाम मई के सेकेंड वीक में, मई के एंड में मेरी बीआरसी के इंटरव्ह्यू और रिटर्न टेस्ट हुआ. तर एकदा दिल्लीला पण मला खूप जायची इच्छा होती. मी भेटायला जायचं म्हणून ठरवलं, स्वतःच ठरवलं. आणि तेव्हा ना फोन नव्हते आपल्याकडे. तर माझा एक भाऊ एमटीएनएल मध्ये काम करतो. त्या एमटीएनएल ऑफिस मधून जाऊन दिल्लीला फोन केलेला मी. मैंने फोन किया था कि मैं आने वाली हूँ और मैंने टिकट निकाला है निजामुद्दीन एक्सप्रेस का, ये तारीख का, ये टाइम का है. अभी तक कंफर्म नहीं है, वो कंफर्म हो जाएगा, इतना भी बोला था. और मैं ट्रेन से गई भी और मुझे कोई लेने नहीं आया स्टेशन पे. और मैं प्रेग्नेंट थी, 6 महीना का मेरा बेटा था उसमें. कोई मुझे लेने नहीं आया. और उस टाइम मेरी उम्र होगी 20 साल की. और निजामुद्दीन स्टेशन ऐसा कि मेरा इधर कोई पहचान वाला नहीं है, मेरे पास कोई भी सुराग नहीं है कि मैं इस बंदे को कांटेक्ट को कैसे करूं. तो जब मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी तो मुझे कपबोर्ड भी नहीं था. तो इसलिए क्या करती थी मैं, उसके जो भी खत मेरे पास आते थे वो खत मैंने वो मेरा जो हैंडबैग था उसी में डाल के रखे हुए थे. तो मैं जब ट्रेन से आने के बाद मैं स्टेशन पे बैठी थी तब मैंने सोचा चलो कैसे क्या टाइम पास क्या करूं और कैसे जाऊं. तो जब मैंने वो खत निकाले उसमें मुझे उसका पता और उसका ऑफिस का कांटेक्ट नंबर मिला उस खत में. तो फिर मैंने उधर कांटेक्ट एक पीसीओ से करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया क्योंकि वो सैटरडे था. सैटरडे संडे छुट्टी रहती है. लेकिन उस पे जो एड्रेस था उस एड्रेस के हिसाब से मैंने सोचा वैसे ही जाएंगे. उसके पहले मैं गई थी एक बार. अच्छा. तो मैं निजामुद्दीन से न्यू दिल्ली स्टेशन के जाने वाली जो ट्रेन है उसमें मैं बैठी. वो भी मेरे पास 3 लगेज थे. अन्ना ने मेरे को आम का पेटी भी दिया था प्लस मेरा सूटकेस और हैंडबैग. तो मेरे साथ एक कोई बंदा था, उनको बोला आप ट्रेन में मेरे पास से चढ़ा देंगे क्या. तो उन्होंने चढ़ा. ये बताने का ताई मकसद ये है कि स्ट्रगल जो है ना वो छोटा छोटा चीज से कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा. तो उधर से मैं न्यू दिल्ली स्टेशन गई. उधर से मैं ऑटो वाले को पत्ता दिखाया और वो एड्रेस दिखा के फिर मैं उसके घर पे जिधर वो रहता था वहां पे पहुंच गई. तभी भी वो वहां पे नहीं था, वो बहुत लेट आया. वो सब अलग बात है. बट ससुराल वालों ने मुझे बोला था कि तू नहीं जा सकती, अगर तू जा रही है तो तुझे पगार देना है मेरे को ये महीने का. लेकिन मैं बोला मेरा सैलरी का मुझे कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था महीने का घर में. अच्छा. तो मैंने बोला ये महीना में मैं उधर जा रही हूँ तो मुझे खर्चा है तो मैं इस महीना नहीं देती. तो फादर इन लॉ गुस्से में थे कि मैंने उनको कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था. और मैं उस निगेटिविटी से निकली थी. उनके पैर पड़ने गई तो उन्होंने मुझे पैर भी पड़ने नहीं दिया था और मैं उस निगेटिविटी से निकली थी. तो एक इनसिक्योरिटी थी कि मैं पहुंचने भी वाली हूँ कि नहीं पहुंचने वाली हूँ. लेकिन मैं पहुंच गई जगह पे. तो इतना इररिस्पॉन्सिबल बंदा था वो. ये भी बताना है मुझे कि कोई आ रहा है, अपना कोई आ रहा है, वो अपने लिए आ रहा है तो कितना जिम्मेदारी बनता है. कोई एक्साइटमेंट से वेट करता है कि अरे ये आने वाली है, आज मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन वो कुछ भी नहीं. तो ये एक चीज है कि जो मुझे तभी मेरा बेटा पेट में था
1990 की बात है वो। तो ये अकेले 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 सफर करते करते, भले मैं शादीशुदा थी लेकिन मैं अकेली ही थी। तो वो जो सफर मैंने अकेले शुरू किया था वो अभी तक के लिए आया है। तो उधर से मेरा एक्चुअली आफ्टर मैरिज जो स्ट्रगल वाला जर्नी है वो शादी के बाद शुरू हुआ। 4:07 हुए हैं। हाँ। और कंटिन्यू रखना है। हाँ, तो अणुशक्ति नगर फिर आती है, वो हम लोग बाद में नेक्स्ट उसमें करते हैं। उसके बाद बेटा होगा। हाँ। तो बाद में तो अणुशक्ति नगर आ रही है ना। हाँ हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में लगते हैं। चलेगा। ओके, थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। किसी को बात करना है तो कर सकते हैं। हाँ, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। माया मॅडम बोलू का? बोल ना। हाँ बोल, स्वर्णा होती ना। येस, हॅट्स ऑफ टू यू माया मॅडम. हाँ. फार कमी लोक असतात की जी आयुष्यामध्ये स्ट्रगल करतात, खूप मिळवतात पण ते बोलवण्याची ताकद पण ठेवतात की एवढ्या वर्षानंतर स्वतःच्या जखमांना थोडस खरोचणं, स्वतःच त्याला बाम लावून आणि स्वतःच तेवढ्या ताकदीने उभं राहणं. तर माझ्यातर्फे आणि सगळ्यांतर्फे तुम्हाला सल्यूट. आणि तुम्ही अशा एकट्या नाही आहात, या ह्याच्यामध्ये भरपूर जणी अशा आहेत, फक्त कोणी सांगतंय कोणी सांगत नाहीये. बरोबर. त्यामुळे तुमच्या बहिणींना मला सांगायचंय की ताई आणि अक्का की ह्या माया मॅडमच्या सेशनमुळे ज्या कोणी ऐकत असतील त्यांनी कधी आतापर्यंत कोणाशी शेअर केलं नसेल, बोलल्या नसतील किंवा स्वतःला मोटिवेट केलं नसेल, पण हे ऐकून नक्कीच त्यांना ती जिद्द निर्माण होते. बरोबर. त्यामुळे निदान हा भाग पहिला अप्रतिम, मस्त, सुंदर. आणि रडणं म्हणजे हा कमकुवतपणा नसतो, ते फक्त मोकळं होणं असतं. हो, ठीक आहे. त्यामुळे तुम्ही आणि प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टींनंतर जी मॉरल ऑफ द स्टोरी सांगितली आहे, आईंसाठी म्हणा किंवा नवऱ्यासाठी, हे प्रत्येकाने स्वतःसाठी, स्वतःच्या मुलांना मोठं करताना या छोट्या छोट्या गोष्टी लक्षात ठेवा. कारण आपल्यासारखीच दुसरी मुलगी पण कोणीतरी येते, त्यामुळे तिचा त्यांना काहीतरी फायदा होईल. त्यामुळे थँक्स टू यू की तुम्ही खूप छानपैकी शेअर करताय. आणि तुम्हाला हॅट्स ऑफ टू यू की एवढ्या पर्सनल लेवलवर की तुम्ही शेअर करताना जी काय म्हणतात ताकद तुम्ही स्वतः दाखवली आहे, त्याच्याबद्दल तुम्हाला सगळ्यात पहिल्या अभिनंदन तुमचं. आणि तुला माहितीये, मला मेन इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे तर मला फार माझा मोठेपणा वगैरे नाही करायचंय. मला मुद्दाम शेअर करायचंय की आपण पळपुटेपणा न करता फेस करून निर्णय घेऊन पुढे खूप आयुष्य सुंदर आहे. तर मी पण ह्याच्यातनं निघालीये, म्हणून मला महिलांना, आपल्या मैत्रिणींना हे शेअर का करायचंय की तुम्ही पण बाहेर या, पुढे या, बोला. हे तोच मेन उद्देश आहे. बरोबर. और कोई, किसी को और कुछ बोलना है? सीमा आली आहे. हो, सीमा आहे, पुष्पा आहे, सगळे आहे. ह्या सगळ्या, माधुरी म्हणा, पुष्पा म्हणा, या सगळ्यांनी मला फार पूर्वीपासून बघितलेलं आहे. आणि खरंच ह्या सगळ्यांमुळे पण मी खूप कॉन्फिडंट झाले, कारण ह्यांची साथ माझ्यासाठी खूप महत्वाची होती. ओके, वी विल स्टॉप अँड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन पुढच्या शनिवारी 3 वाजता. Thank you everybody for joining and join next time also. Call other persons also. Okay, thank you. Thank you very much. Bye. Thank you. अभी बहुत कुछ और शेयर करना बाकी है, बहुत कुछ. ये तो अभी तो सफर कर रहे थे, उससे वो बाहर कैसे आई है वो सब अभी बाकी है. बहुत है, बहुत और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं. हाँ, आपको मतलब फिल्म देखते हैं तो आगे जाके आगे क्या होने वाला है, होने वाला है. तो फिल्म की स्टोरी अभी तो सैड पार्ट, हैप्पी एंडिंग भी है. बहुत हैप्पीनेस. तो वो वाला चीज एक पार्ट में फिनिश करने की घाई मत करना. इसमें अगर 2-3 पार्ट भी जाएंगे तो भी चलेगा. हाँ, हमने सोचा है. मेरे बोला कि 5 पार्ट करना पड़ेगा.
ओके और सुनिए, मेरा जो YouTube वीडियो जो है ना, लिंक आप हो हाँ। सके तो आप सब लोग शेयर करना और अपने हाँ। फेसबुक टाइमलाइन पे वगैरह, क्योंकि मैं चाहती हूँ अपने फ्रेंड्स खुद होके मुझसे हेल्प मांगे, उनको काउंसलिंग चाहिए, कुछ मदद चाहिए तो मांगे। तो इसीलिए मुझे वो YouTube का सब्सक्रिप्शन बढ़ाना, लाइक बढ़ाना, व्यू बढ़ाने का इंटरेस्ट नहीं है। लोग देख के कुछ समझे और उसके वजह से क्या मुझसे हेल्प मांगे, इसीलिए मैं बोल रही थी आप लोग सब लोग शेयर करो। चलो, थैंक यू। थैंक यू, Bye. बाय बाय।